हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 था उसका जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ फ्लोज इन एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश के अंडर में कैसे क्या क्या फ्लोज एजुकेशन में आए थे। देयर वर मेनी फ्लोज इन द एजुकेशन सिस्टम अंडर द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों के जब अधीन थे तो बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में फ्लोज आए थे, जैसे कि द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन वॉज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल लेवल्स, कि जितने भी स्तर थे सभी पर जो एजुकेशन शिक्षा का जो ग्रोथ हुई थी वो बिल्कुल एक जैसी नहीं हुई थी। प्राइमरी स्कूल सफ़र्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड। जो प्राइमरी स्कूल्स थे उनको फंड की कमी यानी पैसे की कमी की वजह से उनको सफ़र होना पड़ा था, यानी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा था। द ब्रिटिश बिलीव दैट बाय एजुकेटिंग अ फ्यू इंडियंस फ्रॉम द अपर एंड मिडिल क्लासेस द गवर्नमेंट वॉज एक्चुअली paving way for the masses, as these educated Indians were expected to impart education to the masses. This was the downward filtration theory, कि अंग्रेज जो थे वो ये सोचते थे, वो ये विश्वास करते थे कि कुछ अपर क्लास के लोगों को, कुछ जो मिडिल क्लास के जो इंडियंस है उनको अगर शिक्षा दे दी जाए तो गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा रास्ता तैयार कर रही है कि वो इन शिक्षित भारतीयों के द्वारा एजुकेशन को लगा सकेगी। और ये क्या था, एक बिल्कुल ही पिछड़ी हुई जो थ्योरी होती है वो मानी गई थी। द ब्रिटिश did not pay any attention to the education of women or promoting higher studies in science and technology. अंग्रेज़ों ने औरतों की शिक्षा की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया था, है ना। और उसके अलावा जो हायर स्टडीज़ होती है उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया गया था। मास एजुकेशन वॉज नेग्लेक्टेड। जो मास एजुकेशन होती है यानी कि जो मीडिया वाली, तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया था। द वास्ट मासेस रिमेन illiterate while the spread of education was limited to the middle and upper middle class। जो बहुत सारा बड़ी जो पॉपुलेशन का जो पार्ट था वो बिल्कुल असाक्षर कह सकते हो, इलिटरेट रह गया था, अनपढ़ रह गया था। जबकि एजुकेशन का जो स्प्रेड था वो जो मिडिल क्लास लोग होते और कुछ जो अपर मिडिल क्लास लोग थे उन तक ही सीमित होकर रह गया था। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन वॉज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट। जो साइंटिफिक और टेक्निकल जो एजुकेशन है वो बिल्कुल ही नहीं, उनको प्रमोट नहीं किया गया था। अब देखो आप, रिफॉर्मर्स एज एजुकेटर्स जो थे, रिफॉर्मर्स यानी कि जो समाज के सुधारक थे, उन्होंने कैसे शिक्षक बने थे। सर सैयद अहमद खान प्लेड अ वाइटल रोल इन द एजुकेशन अपलिफ्टेड ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। कि सर सैयद अहमद खान, इन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी मुस्लिमों के जो शिक्षा का स्तर था उसको उठाने के लिए। ही डिड द फॉलोइंग थिंग्स टू इम्प्रूव द एजुकेशनल स्टैंडर्ड। उन्होंने शिक्षा का स्तर उठाने के लिए कुछ ऐसे ये वाले काम किए थे। ही सेटअप अ जर्नल तहजीब उल अखलाक। उन्होंने एक जर्नल बनाया था तहजीब उल अखलाक, विच कंटेंट आर्टिकल ऑफ इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स, जिसमें मुस्लिमों के लिए आर्टिकल्स थे। हु एग्रीड विथ सर सैयद अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेशन, जो कि सर सैयद जो शिक्षा के प्रति जो चाहते थे वो उससे एग्री करते थे। ही फाउंडेड अ साइंटिफिक सोसाइटी इन गाजीपुर इन 1863। उन्होंने 1863 में गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी लगाई थी, इस्टेब्लिश की थी। ही ओपनड अ स्कूल इन मुरादाबाद इन 1859। उन्होंने 1859 में मुरादाबाद में एक स्कूल भी ओपन किया था। ही ओपनड अ स्कूल इन गाजीपुर इन 1864। 1864 में गाजीपुर में उन्होंने एक स्कूल खोला था। ही मेड अ कमिटी टू रेज फंड्स फॉर न्यू स्कूल। उन्होंने एक कमिटी बनाई थी जिससे नए नए स्कूलों को फंड मिल सके। ही सेट अप द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल इन अलीगढ़ और 24 में 1874। उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना भी की थी। ही सेट अप द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1866। उन्होंने 1866 में जो स्टैंडर्ड एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको ऊपर उठाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी। महाराज सयाजी राव वॉज द महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट फ्रॉम 1875 to 1939 and is notably remembered for reforming much of his state during his rule। महाराज सैयद राव जो थे वो बड़ौदा के महाराजा थे और वो उन्होंने जो सुधार किए थे उनके स्टेट में उनके शासन के दौरान, उसके लिए उन्हें जाना जाता है। ही बिलोंग टू द रॉयल गायकवाड़ डायनेस्टी ऑफ द मराठा विच रूल्ड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे गुजरात। वो
जो आज जो गुजरात में जो गायकवाड़ है, मराठास जो गायकवाड़ है, उनसे बिलोंग करते थे। ऑन अज्यूमिंग द रीन्स ऑफ गवर्नमेंट, सम ऑफ हिज फर्स्ट टास्क इंक्लूडेड एजुकेशन ऑफ हिज सब्जेक्ट। जब गवर्नमेंट से उनको उनका एरिया मिला तो उनका पहला काम क्या था कि एजुकेशन के जो भी एजुकेशन से संबंधित जो भी विषय में वो शामिल करें। अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रॉडन, जो बिल्कुल पिछड़े लोग हैं उन्हें ऊपर उठाए। एंड जुडिशियल, एग्रीकल्चर एंड सोशल रिफॉर्म, और न्यायिक सुधार करे, एग्रीकल्चर सुधार करे और सामाजिक सुधार करे। ही प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बड़ौदास टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उन्होंने बड़ौदा जी की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एंड हिज एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग अमंग अदर्स अ बैन ऑन चाइल्ड मैरिज, legislation of divorce, removal of untouchability, spread of education, development of Sanskrit, ideological studies and religious education, as well as the encouragement of the fine arts। कि उन्होंने क्या किया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलप किया था, जो सामाजिक जो सुधार थे, जो शैक्षिक सुधार थे, जैसे कि चाइल्ड मैरिज पर उन्होंने बैन लगाया था, डाइवोर्स को उन्होंने न्यायिक माना था, अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को उन्होंने हटाया था, शिक्षा को फैलाया था, है ना, संस्कृत का डेवलपमेंट किया था, धार्मिक शिक्षा जो है उसको भी उन्होंने अच्छा माना था, उसको भी उन्होंने इम्प्रूव किया था, और उन्होंने जो फाइन आर्ट्स है, जो कला है, उसको भी उन्होंने बढ़ावा दिया था। उसके बाद नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा। एनलाइटन इंडियंस ऑल्सो प्लेड अ लीडिंग रोल इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। कुछ जो ऐसे उभरते हुए जो भारतीय थे, जैसे महात्मा गांधी है, इस टाइप के, उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था एजुकेशन को फैलाने में। दे अर्ग्ड द गवर्नमेंट टू स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन एंड टू ओपन मोर स्कूल एंड कॉलेजेस। उन्होंने गवर्नमेंट को, सरकार को ये कहा, ये दबाव डाला कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पर खर्च किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस खोले जाएँ। दे वॉन्टेड टू सेटअप अ सिस्टम ऑफ नेशनलिस्ट एजुकेशन। वो राष्ट्रीय शिक्षा का एक सेटअप, एक सिस्टम चाहते थे। टू लीडर्स हु वर वेरी अटैच्ड टू द कॉज ऑफ फर्दरिंग इंडियन एजुकेशन वर महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। दो ऐसे लीडर जो थे इससे बहुत ही ज़्यादा अटैच थे इंडियन एजुकेशन से, वो थे महात्मा गांधी और दूसरे थे रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी रिजेक्टेड द कॉलोनियल वेस्टर्न फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। गांधी जी ने जो अंग्रेजी जो शिक्षा नीति थी एजुकेशन की, उसको उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। ही स्टेटेड, उन्होंने बताया दैट इट लेड टू डिस्डेन फॉर मैनुअल वर्क एंड जनरली क्रिएटेड एन एलाइट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी। इससे सिर्फ एक सभ्य जो ब्यूरोक्रेसी है वही बन पाती है। उन्होंने देखा था कि जो मैनुअल वर्क है वो बिल्कुल कम हो जाता है। गांधी फेवर्ड एन एजुकेशन सिस्टम विथ फार ग्रेटर एम्फेसिस ऑन लर्निंग स्किल्स एंड प्रैक्टिकल एंड यूजफुल वर्क, वन दैट इंक्लूडेड फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्टडीज। गांधी जी ने इस एजुकेशन में इस बात का फेवर किया था कि सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाए, जो प्रैक्टिकल और यूजफुल वर्क है उसको सीखने पर, और उसमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और धार्मिक जो शिक्षा स्टडीज़ है, पढ़ाई है, सभी पर ध्यान दिया जाए। His methodology sought to treat all professions equally and pay everyone the same। उनका ये जो मेथोडोलॉजी थी वो ये सोचते थे कि जितने भी प्रोफेशंस हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, सभी को बराबर पे किया जाए और सभी को समान माना जाए। गांधी कॉल्ड हिज आइडियाज नई तालीम। नई तालीम, गांधी ने अपने आइडिया को नई तालीम कहा, लिटरली जिसको कहते हैं न्यू एजुकेशन। ही बिलीव्ड दैट द वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन वायलेटेड एंड डिस्ट्रॉयड द इंडिजीनियस कल्चर। उनका ये विश्वास था कि जो पश्चिमी जो शिक्षा थी जो थी वो शिक्षा को, पश्चिमी जो स्टाइल थी वो शिक्षा को हिंसक कर रही थी और जो पुराना जो स्वदेशी जो संस्कृति थी उसको नष्ट कर रही थी। अ डिफरेंट बेसिक एजुकेशन मॉडल ही बिलीव वुड लीड टू बेटर सेल्फ अवेयरनेस, प्रिपेयर पीपल टू ट्रीट ऑल वर्क इक्वली। एक जो बिल्कुल अलग एजुकेशन मॉडल जो वो चाहते थे, वो विश्वास करते थे, जिससे कि क्या होता, अपनी आत्मिक जो अंदर की जो जागरूकता थी उसको बढ़ाए और लोगों को, सभी को जो काम है उसको बराबर माना जाए, इक्वली उसको ट्रीट किया जाए, ऐसा उनमें लोगों को प्रिपेयर किया जाए। रेस्पेक्टेड एंड वैल्यूड एंड लीड टू सोसाइटी विथ लेस सोशल डिजीज, कि ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़ा जाए जिसमें सामाजिक बुराइयां बिल्कुल कम हो या ना हो। नई तालीम evolved out of his experience at the
Tolstoy farm in South Africa, and Gandhi attempt to formulate the new system at the सेवाग्राम आश्रम आफ्टर 1937। 1937 के बाद में उन्होंने सेवाग्राम आश्रम में नया सिस्टम फॉर्मुलेट किया, और ये जो नई तालीम जो थी उसका एक्सपीरियंस उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म से वहाँ से लिया था। नेहरू गवर्नमेंट्स विजन ऑफ एन इंडस्ट्रियलाइज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आफ्टर 1947 हैड स्कैंड प्लेस फॉर गांधीज विलेज ओरिएंटेड अप्रोच। फिर नेहरू जी की जो सरकार थी जो स्वतंत्रता के बाद बनी थी, जो कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पर प्लान थी, उसमें गांधी जी के जो ये स्वराज्य वाली जो ग्राम वाली जो अप्रोच थी इसको थोड़ा कम प्लेस मिला था। सेकेंड है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। Another advocate of nationalist education was Rabindranath Tagore. He urged the masses to avoid becoming victimized and instead seek self-help and education. उन्होंने लोगों को ये कहा कि आप विक्टिमाइज बनना बंद करो, उससे आप अवॉइड करो, और उसकी बजाय आप अपनी खुद की हेल्प करो, अपनी शिक्षा में खुद की हेल्प करो। He saw the presence of British administration as a political symptoms of our social disease. उन्होंने ये जो सामाजिक जो बुराई है उसका राजनीतिक चिन्ह सिम्टम्स लक्षण उन्होंने देखा था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इस रूप में देखा था। ही मेंटेन दैट इवन फॉर दोज एज एट द एक्सट्रीम्स ऑफ पॉवर्टी, उन्होंने ये भी बताया कि वो जो है उसकी वजह से गरीबी बहुत ज़्यादा हो रही है। देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ ब्लाइंड रिवोल्यूशन, किसी भी अंधे रिवोल्यूशन के लिए कि अंधी जो क्रांति होती है उसके लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं है। प्रेफरेबल टू इट वॉज अ स्टडी एंड पर्पसफुल एजुकेशन, इसकी बजाय क्या होना चाहिए कि बिल्कुल धीरे धीरे हो लेकिन उद्देश्य वाली शिक्षा हो। ही एस्टैब्लिश द विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। स्टूडेंट्स वर टॉट, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था आर्ट, म्यूजिक, डांस एंड कोर्सेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्सेज होते थे वो। अब आप देखो ग्रोथ ऑफ साइंस, साइंस में क्या ग्रोथ हुई होगी। द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द 19th century डिड नॉट टेक एडिकेट मेजर टू हेल्प डेवलप वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड इंस्टीड फोकस मोर ऑन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। ब्रिटिश रूल जब अंग्रेज जो थे उन्होंने 19th सेंचुरी के दौरान उन्होंने कोई भी उपाय नहीं किए थे वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इंडिया में, उसकी बजाय उन्होंने आर्ट्स पर और ह्यूमैनिटीज़ यानी इंसानियत जो थी उस पर, जो भी ह्यूमन आर्ट वगैरह थे उस पर ज़्यादा फोकस किया था। टिल 1899 ओनली द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे ऑफर्ड अ सेपरेट डिग्री इन साइंस। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे जो था 1899 तक सिर्फ बॉम्बे यूनिवर्सिटी ही सेपरेट डिग्री साइंस में देती थी। इन 1899 BSc एंड MSc कोर्सेज वर ऑल्सो सपोर्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। फिर 1899 में BSc MSc के जो कोर्स थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में आए। बाय द लेट 19th century इंडिया हैड लैग्ड बिहाइंड ऑन इन वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड एजुकेशन। फिर 19th सेंचुरी के बाद तक इंडिया में ये वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। हाउएवर द नोबिलिटी एंड अरिस्टोक्रेसी इन इंडिया लार्जली कंटिन्यूड टू encourage the development of sciences and technical education both traditional and western। और जो नोबिलिटी जो एरिस्टोक्रेसी थी इंडिया में उसको बिल्कुल कंटिन्यू चल रही थी। मैनी इंडियंस बिलीव दैट द नेग्लेक्ट ऑफ साइंस वॉज द मेन रीज़न फॉर इंडियाज बैकवर्डनेस। बहुत सारे भारतीय ये सोचते हैं कि भारत के पिछड़े रहने का मेन जो कारण था वो था साइंस की अनदेखी करना। दे पुश्ड फॉर सेटिंग अप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इन द नेशनल यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने साइंस डिपार्टमेंट के सेट करने के लिए नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में साइंस के डिपार्टमेंट लगाया जाए, इसके लिए उन्होंने जोर दिया उस पर। द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ISCA owes its origin to the foresight and initiative of two British chemists, namely Professor J.L. Simonson and Professor P.S. McMahon। ये दो प्रोफेसर थे J.L. सिमनसन एंड P.S. मैकमोहन, इन्हीं के द्वारा इसकी आगे की जो फोरसाइट, आगे की जो दूरदर्शिता को देखते हुए इसकी स्थापना की गई थी। इट ऑकर्ड टू देम दैट साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया माइट बी स्टिमुलेटेड इफ एन एनुअल मीटिंग ऑफ रिसर्च वर्कर्स समवॉट ऑन द लाइन्स ऑफ द ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांस ऑफ साइंस कुड बी अरेंज। कि उन्होंने क्या बताया कि जो साइंटिफिक रिसर्च है उनके लिए वो तभी इंडिया में हो सकती है धीरे धीरे जब जो रिसर्च वर्कर की जो एनुअल मीटिंग है
जो एडवांसमेंट है साइंस के लिए उसको आप अरेंज करें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए उनको, बिल्कुल धीरे धीरे ही हो सकती है, ये नहीं कि आप उसको जल्द कर पाओ, क्योंकि पहले से उसका कोई डेवलपमेंट नहीं था। द एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ये जो एसोसिएशन थी वो इन ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई थी। टू एडवांस एंड प्रमोट द कॉज ऑफ साइंस इन इंडिया। इंडिया में साइंस को प्रमोट करने के लिए टू होल्ड एन एक्चुअल एनुअल कांग्रेस एट अ सुटेबल प्लेस इन इंडिया। इंडिया में जो सुटेबल प्लेस हो वहाँ पर एनुअल कांग्रेस हो। टू पब्लिश सच प्रोसीडिंग, कुछ जो प्रोसीडिंग्स है जैसे कि जर्नल है, ट्रांजेक्शन्स हैं और दूसरे जो पब्लिकेशंस हैं उनको क्या किया, इसमें किया जाए इन सबको पब्लिश किया जाए। To secure and manage funds and endowments for the promotion of science, including the right of disposing of or selling all or any portion of the properties of the association। कि ये सिक्योर किया जाए कि जो साइंस के प्रमोशन के लिए जो फंड वगैरह है वो मैनेज हो, इसमें जो भी चाहे वो प्रॉपर्टीज़ कोई सेल हो रही है सेल करके या कोई भी प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा सेल करके एसोसिएशन का, लेकिन फंड सिक्योर किया जाए। To do and perform any or all other acts, matters and things as are conducive to or incidental to or necessary for the above objects। कि ऐसे जो सारे जो काम है परफॉर्म किए जाए, कोई भी मैटर्स या कोई ऐसी जो कि नेसेसरी हो इन सभी ऑब्जेक्ट के लिए वो किए जाए। उसके आप यहाँ पर देखो, सम ऑफ द लीडिंग इंडियन साइंटिस्ट ऑफ दिस पीरियड वर। इस टाइम के कुछ जो साइंटिस्ट थे वो थे सीवी रमन, ये वाले, जेसी बोस ये, उसके बाद में एसएन बोस ये, और मेघनाथ शाह और बीरबल साहनी। ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने, कि ये उस टाइम के साइंटिस्ट थे और बहुत अच्छे वेल नोन साइंटिस्ट थे। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर हो रहा है। उसके बाद जो टिक द करेक्ट और जो सारे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवाए जाएंगे।